आज सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण आपने 9th और 10th क्लास में सीखे होंगे। 9th क्लास में आते हैं गति के समीकरण ग्राफीय विधि से सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, और 7 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 9th क्लास में। ठीक है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। अच्छी बात है, याद नहीं है तो अब याद कर लेना। ठीक है, मान के चलो आपके पास कोई वस्तु है या कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल मोशन करता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस से चलता है तो सबसे पहले जब वो एक्स एक्सिस पे चलेगा, मान के चलो ये क्या है, टी है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा हूं मैं, टी समय, और वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूं वेग। ठीक है, इसको क्या दिखा रहा हूं मैं, वेग v, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, टी समय बाद वो कहीं ना कहीं स्थान पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो टी समय बाद अगर यहां पे आ गया है तब मान के चलो उसका जो प्रारंभिक वेग था यहां पर, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u है, यानी कि यहां पे कितना था, 0। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर गति में है तो आप क्या देखते हैं, जब तक वो गति कर रहा है तब तक उसको आपने देखना शुरू नहीं किया। ठीक है, तब तक उसकी जो स्पीड रहती है वो 0 रहती है, जो उसकी गति रहेगी वो क्या रहेगी, 0। लेकिन जैसे ही आपने उसे देखना शुरू किया तो उसकी गति कितनी हो गई, u। मान के चलो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u आ गया। ये है इसका प्रारंभिक वेग। ठीक है, टी समय पश्चात, टी समय बाद ये जो वेग u था वो कितना हो गया, v हो गया। तो टी समय पर ये कितना है, u है। ये तो हमारे पास यहां तक इक्सार है, क्योंकि वेग कैसा होता है, एक नियत वेग होता है। नियत कैसा है, एक नियत वेग से। आपको बताया था नियत वेग क्या होता है, नियत त्वरण क्या होता है, एक नियत त्वरण से गति कर रही है। ठीक है, जब एक नियत त्वरण से गति कर रही है तो यहां तक तो वो नियत रहेगा सारा का सारा। ठीक है, लेकिन इसके बाद वो गति करना शुरू होगा और वो टी समय पश्चात v वेग पे आ जाएगा। टी समय पश्चात v वेग पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वेग यहां पे मैं अगर दिखाऊं तो ये वाला वेग होगा इसका v, ये वाला वेग होगा v, और टाइम जो लेगा यहां तक पहुंचने में, वो टाइम कहां पे ले रहा है, यहां पे ये ले रहा है टाइम t, यहां तक के लिए टाइम ले रहा है t। आपको समझ में आ रहा है? कोई वस्तु 0 पे थी, ठीक है, यहां से जब आपने देखना शुरू किया, u पर देखना शुरू किया, उसका वेग कैसा है, एक नियत त्वरण है उसका। ठीक है, त्वरण एक नियत है, तो यहां से यहां तक तो ये नियत रहेगी वैल्यू, यहां से यहां तक वैल्यू क्या रहेगी, नियत रहेगी। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे 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 उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, और जब वेग बढ़ता चला जाएगा तो ये टी समय पश्चात जो वेग होगा वो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर वेग यहाँ पे हो रहा है तो आपने ये यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि आप वेग को किस पे डिनोट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, और टाइम को किस पे डिनोट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे ये यहां से यहां तक की दूरी तो थी u, और उसके बाद ये पूरी की पूरी दूरी जो है, ये वाली दूरी है यहाँ पे v। ठीक है, तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक की कितनी होगी, u, और ये वाली दूरी कितनी होगी, बस केवल ये वाली पूरी कितनी है, v, ये वाली कितनी है, u, तो ये वाली कितनी बचेगी, v माइनस u। ये कितनी होगी, v माइनस u। ठीक है, तो आपको ये पता चला, मान के चलो कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक नियत त्वरण बताया था। एक नियत त्वरण क्या होता है, एक नियत त्वरण a से किसी दिशा में गति करती है,
ठीक है। माना टी समय पश्चात, जो बोला था मैंने वही लिख रहा हूं, माना टी समय पश्चात यानी टी समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। कितना हो जाता है टी समय बाद? v हो जाता है। ठीक है। प्रारंभ में कितना था? u था, लेकिन टी समय पश्चात कितना हो गया? v हो गया। जिसका त्वरण कितना है? a है। वो कैसा त्वरण है? वो नियत त्वरण है। ठीक है। टाइम कितना ले रहा है? वो t ले रहा है। आपके पास v है और u है। आपको ये सारी चीजें पता चली? ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का आपने नहीं पढ़ा। त्वरण, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और डिवाइडेड बाय समय अंतराल, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद वेग में परिवर्तन, देखो बाद वाला वेग कौन सा है? वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइडेड बाय समय अंतराल। और ये त्वरण किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर यहां से अंतिम वेग कितना होता है? v, क्योंकि अंतिम वेग कितना हो जाता है उसका? v हो जाता है वस्तु का वेग, v माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? u, और टाइम कितना है? t। ठीक है। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? at। ठीक है। u माइनस का है, दूसरी तरफ लेके जाओगे प्लस का, तो v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस 80। याद आ रहा कुछ समीकरण? गति की समीकरण पढ़ी थी आपको विमा में भी, मैंने इसको याद दिलाया था जब विमा पढ़ाया गया था आपको। इसकी आपको वो भी बताई गई थी विमा कितनी निकलती है। ठीक है। ये होता है गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है। गति का दूसरा समीकरण गति का द्वितीय समीकरण। आपसे जो 9th क्लास में पूछता है वो केवल और केवल पूछता है कि गति का दूसरा समीकरण निकालिए, और 7 नंबर उसी के दे देता है। लेकिन आपको 11th क्लास में ये तीनों पूछेगा, उसके बाद आपको 7 नंबर देगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर ये चीजें पुरानी हो गई है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको कलन विधि कराऊंगा, मैक्सिमम चांसेस उसके होते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों वाला काम होता है, 9th क्लास में कर लेता है इसे तो बालक। ठीक है। तो 11th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा, वो जो कल टॉपिक होगा, वो 100% आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा बर्नौली की थ्योरम, गति का दूसरा समीकरण। सबसे पहले वही सब कुछ लिखना है। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, यानी कि वस्तु है इसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है। जिसका एक समान नियत त्वरण है, ये क्या है? एक समान है, नियत है। ठीक है। उसके बाद ये t समय पश्चात जो वस्तु का प्रारंभिक वेग था वो u से कितना हो गया? v हो गया। प्रारंभिक वेग u था, लेकिन t समय पश्चात उसका वेग कितना हो गया? v हो गया। ठीक है। आपको बतानी है जो यहां से यहां तक की उसने डिस्टेंस तय की है, वो दूरी कितनी होगी? जो आपने डिस्टेंस तय की है वो दूरी कितनी होगी? तो आप वो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप निकालेंगे इसका एरिया, जो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर की है। ठीक है। और दूसरा उसके बाद निकालेंगे आप ये वाला एरिया, ये वाली उसने डिस्टेंस कवर की है ना। पहले वो यहां से गया, यहां से यहां तक उसने पूरा एरिया कवर करा ये वाला, उसके बाद उसने ये वाला भी एरिया कवर करा, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? ये वाला पूरा एरिया होगा। ठीक है। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर, मैं इसको नाम दे देता हूं O A B C D। ठीक है। तो पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे O A B C D का क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसे देखेंगे जरा। ये क्या है? एक
रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये रेक्टेंगल का निकाल लो एरिया, और फिर इस वाले त्रिभुज का निकाल लो एरिया, और फिर उन दोनों एरिया को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक तो होगा ट्राइंगल, कौन सा है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत, ये आयत ए ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं निकालता हूं त्रिभुज ए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना होता है, ए सी, आधार होता है ए सी, और ऊंचाई कितनी होती है, ये सी बी, ठीक है, प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है, ये है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी होगी इसकी, ओडी, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, डीसी या सीडी, ठीक है। यहां से देखेंगे जरा, 1/2, एसी कितना है, यहां से एसी, एसी बराबर कितना है, टी है, एसी किसके बराबर है, टी के बराबर है। और जो बीसी है वो कितना है, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, v माइनस यू, v माइनस यू, प्लस ओडी कितना है, ओडी बराबर टी, और सी डी बराबर कितना है, ये वाला सी डी बराबर है यू, ठीक है। देखो जरा, 1/2 गुणा टी इंटू, गति का पहला समीकरण आपने देखा, ठीक है। गति के पहले समीकरण में b माइनस यू बराबर कितना है, 80 है, b माइनस यू बराबर कितना है, 80 है। अगर मैं यहां से b माइनस यू की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे b माइनस यू की जगह पे कितना आया, 80, 80 यहाँ पे पुट कर दो, प्लस t इंटू यू लिखा हुआ है। ये किससे आया, गति के प्रथम समीकरण से, v माइनस यू बराबर 80 रखने पर, जब आपने ये रख दिया तो यहां पे ये कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 की मल्टीप्लाई टी और टी में लगाओगे तो टी स्क्वायर, और एक है ए, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, प्लस के टी की यू में मल्टीप्लाई लगाओगे तो यू टी, और ये विस्थापन क्या होता है, एस होता है, तो ये एस बराबर कितना आ जाएगा, यू टी प्लस के 1/2 ए टी स्क्वायर, यही क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण। दिया था मैडम ने, बताएंगे जरा मुझे, गति का प्रथम समीकरण क्या था, गति का प्रथम समीकरण, v बराबर यू प्लस ए टी, और गति का द्वितीय समीकरण लिखा हुआ है सामने इसलिए आवाज निकल गई है, s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं जरा, तीसरा समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गति का तृतीय समीकरण। उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से आप वहां से t की वैल्यू निकालो, कहां से, यहां से, v बराबर कितना है, u प्लस ए टी, ठीक है। यहां से आपको t का मान निकालना है, t का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, u को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। एक कहां पे जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि t का मान निकालना है, a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। गति के दूसरे समीकरण में इस वाले मान को पुट कर दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखोगे
तो ये कितना हो जाएगा, s बराबर u इंटू टी की जगह कितना रखना है आपको, v माइनस यू इंटू ए, टी बराबर रखना है v माइनस यू इंटू ए, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ ए, और t बराबर कितना, v माइनस यू अपॉन ए, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, करना कुछ भी नहीं है। ये कितना u है, जब आप u की v में मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, u इंटू वी, u इंटू वी, माइनस u की u में लगाओगे तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, और डिवाइड में कितना रहेगा, a, प्लस 1/2 a, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अलग और a का होल स्क्वायर अलग, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, इस वाले a के से ये वाला a के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, ये v माइनस यू बी माइनस यू स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही यू बी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, और अपॉन में a। कोई दिक्कत, यहाँ पे फॉर्मूला खोला मैंने u माइनस बी का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से मैंने यू बी माइनस यू स्क्वायर प्लस के 1/2 बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। यहां से बस थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये था s बराबर सारा का सारा, तो ये s बराबर क्या निकल रहा था हमारे पास, s बराबर अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2a, और यहाँ पे कितना है 2, और एक ये वाला है a का और 2a का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2a, केवल 2a, कितना आएगा एलसीएम 2a, ठीक है। फिर उसके बाद आप a से a को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, उसके बाद यहां से देखेंगे ये कितना लिखा हुआ है 2a, 2a से 2a को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा ये वाला पूरा, यानी कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। क्या कट रहा है यहां से, माइनस का 2uv से प्लस का 2uv कैंसिल, ठीक है, और यहां से माइनस के 2u स्क्वायर से एक u स्क्वायर जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस का u स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a, ठीक है। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर यहां से v स्क्वायर का मान निकालोगे तो u स्क्वायर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही होता है गति का तीसरा समीकरण। यह गति का तृतीय समीकरण है। अगर ये समझ नहीं आया है तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ। वैल्यू निकालते हैं v की, पहली समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण में निकालते हैं s का मान s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी में निकालते हैं v का मान v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे कैसे होते हैं अगर उसके लिए बताया जाए, अगर आपको संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है दूरी में और टाइम में, दूरी में और टाइम में, तो आप समीकरण लगाते हैं सेकंड वाली, क्योंकि उसी के अंदर आता है विस्थापन भी और उसी के अंदर आती है टाइम भी, ठीक है। अगर आपको रिलेशन निकालना हो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टाइम में,
तो आप इक्वेशन लगाते हैं पहली वाली, ठीक है। अगर आपको रिलेशन निकालना हो कि इस बार आपके पास v है, u है और केवल दूरी है, इस बार आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? थर्ड वाली। तो समझ आ रहा है कौन सी इक्वेशन का कहां पे यूज किया जाता है? अगर आपको ये बताया जाए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं तो समान हो, मतलब समांतर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में? समांतर हो, और बाकी दो भुजाएं कुछ भी हो, ठीक है। जिसकी ये वाली दोनों भुजाएं क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, इसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइडों को तो कर दो आपस में प्लस, ठीक है। और जो ये वाली बीच की दूरी है, जो उनकी हाइट है, इस हाइट में कर दो मल्टीप्लाई, तो इस वाले का क्या आ जाएगा? पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसी से आपको प्रूफ करना है गति का तीसरा समीकरण। आपको पता है ये कैसा है? एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये कैसा है? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें आपके पास ये वाली साइड कितनी है? t है, ये वाला कितना है? v माइनस यू है, ये वाला u है, ठीक है। ये था o a b c d, ठीक है, जिसके अंदर आपको इसका पूरे का एरिया निकालना था s बराबर, ठीक है। तो इस वाले का o a b d या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू लंबवत दूरी। देखो ये किसके बराबर है? s के बराबर। समांतर भुजाओं का योग कितना होगा? एक तो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी है हमारे पास? u है, यहां से यहां तक की साइड कितनी है? u है। और ये वाली पूरी साइड कितनी है? v है, ये पूरी है v, और ये कितनी है? u। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1/2 u प्लस v, ठीक है, और इनटू समांतर भुजाओं का योग। ये यहां से यहां तक की तो u है, और ये वाली पूरी कितनी है? v है, ठीक है। तो पूरी v और ये वाली u, तो इन दोनों का प्लस ही तो होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग निकालना है आपको। v प्लस u प्लस v इनटू लंबवत दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? t, ठीक है। देखो जरा यहां से 1/2, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई लगाते हो तो ये कितना हो जाएगा? ut प्लस वी टी, या फिर मल्टीप्लाई ना लगा के t का मान रख लो यहाँ पे। t बराबर कितना है? v माइनस यू अपॉन ए, तो ये कितना है? u प्लस वी अपॉन u प्लस बी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ये क्या है? v प्लस यू या u प्लस बी, बात एक ही है, v प्लस यू। जैसे अभी बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी u प्लस बी बराबर v प्लस यू, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, और मल्टीप्लाई करते हो आप a प्लस बी में, तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये s बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब ये कितना है? 2a की मल्टीप्लाई s के साथ होगी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालोगे तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर
प्लस 2as, तो ये भी तो क्या है, थर्ड समीकरण है, नहीं है? जो सा आसान लगे आपको, आप वो वाला तरीका कर सकते हैं एग्जाम में।